नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जर्नल ऑफ सप्लाई चेन के फ्रॉम द फाउंडर्स चेयर एपिसोड पर। मैं हूं आपका होस्ट वत्सल पटेल। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अमित अग्रवाल जी, ऑर्बिट वायर्स एंड केबल्स के फाउंडर। हाँ। हेलो अमित जी, स्वागत है आपका हमारी जर्नल ऑफ सप्लाई चेन पॉडकास्ट पे। हाँ जी, बताइए। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया। सर अमित जी, आपने दशकों मेहनत करके ऑर्बिट का निर्माण किया है, एक अद्भुत निर्माण किया है। लेकिन अगर आप जब केबल्स और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में नहीं सोच रहे होते तो आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है? मुझे बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। कहाँ, मतलब आप इंडिया में पसंद करते हो घूमना कि फिर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करना पसंद करते हो? नहीं, मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ पे आप घूमना चाहते हो? मेरी फेवरेट प्लेस स्पेन है। आप वहाँ पे कितनी बार घूम के आए? 4 बार। 4 बार घूम के आए? हाँ जी। क्या है स्पेन में ऐसा? तो क्या हिस्टोरिकल है मैड्रिड। अच्छा। और आपको 1372 1472 1570 क्या आपको हिस्टोरिकल प्लेस बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छी है वहाँ से। अगर आपको बताया जाए कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, मतलब आप कौन सी कंट्री चूज करोगे? मतलब व्हाट इज योर फेवरेट कंट्री, ठीक है, जहाँ पे आप अभी तक नहीं गए और आपको जाना? मेरे को फेवरेट कंट्री वैसे स्विट्जरलैंड है, जाना है, लेकिन मैं आज तक नहीं गया। आप स्पेन जाके आए लेकिन आप स्विट्जरलैंड नहीं मिला। दैट इज स्ट्रेंज, क्योंकि पूरा यूरोपियन कंट्री है वो। अगर आप इंडिया में जाते हो, अगर आपको इंडिया में कोई जगह आपको पसंद है और आप जहाँ पे नहीं घूमे हो, तो वो कौन सी जगह रहेगी जहाँ पे आप जाना चाहते हो? इंडिया में मोस्टली सब जगह घूमा है, सब कोई जगह नहीं है मोस्टली, पर मेरे को ज़्यादा पसंद है तो श्रीनगर। श्रीनगर? हाँ। तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद है श्रीनगर में? मेरे को वहाँ अमरनाथ का हमारा लंगर लगता है ऑर्बिट के नाम से। हर साल ऑर्बिट के नाम से? हाँ, ऊपर नीचे दोनों लंगर लगते हैं, हर साल लगते हैं। मैं वहाँ 3 दिन ऊपर रहता हूँ। आप हर साल जाते हो? हाँ, हर साल। तो आपकी वो फेवरेट जगह है जहाँ पे आप सेवा भी करते हो? सेवा और शांति मिलती है। तो आपसे मतलब किस चीज़ से शांति मिलती है? मतलब आपका क्या पर्पस है वहाँ पे जाने का? आपको सेवा ही पर्पस है? लोग आते हैं, यात्रियों की सेवा करने से हमें खुशी मिलती है। ओके। भोले के दर्शन भी हो जाते हैं, भोले के भक्त भी होते हैं, है ना। तो हर साल आप कब जाते हो? जून 25 को। एवरी जून? जुलाई 2 तारीख को खुलता है। 7 दिन पहले हम पूरा जो काम रहता है ना वो देखने जाते हैं। आपकी टीम पूरी वहाँ पे जाती है सेवा करने के लिए? आप तमिलनाडु से ही जाते हैं कि फिर गुजरात? दिल्ली से ही जाती है। ओके, तो आपने पूरी टीम? हमारे मित्र हैं वो सब देखते हैं। ओके, नाइस। सब फंडिंग हम कर देते हैं बस। अच्छा, मैंने देखा है कि आप काफ़ी जगह फंडिंग भी करते हो, जैसे कि सीएससी की टीम में भी आपने फंडिंग किया हुआ है। हाँ जी, 2014 में, 2014 में। हाँ। फिर काफ़ी सारी कबड्डी की गेम्स में भी आपने गुजरात कबड्डी में किया था बराबर। तो आपका स्पोर्ट्स के बारे में इंटरेस्ट कैसा है? स्पोर्ट्स के नहीं, ब्रांड स्पोर्ट्स में ऐड देने से ब्रांड की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो आपको ऐसा क्या लगा कि सीएसके में जब आपने स्पॉन्सरशिप किया तो फिर आपने कबड्डी जो गेम्स है उसमें स्पॉन्सरशिप की, तो आपको ब्रांड अवेयरनेस में कितना आपका फर्क आया? मेरे को 200% फर्क पड़ा ब्रांड अवेयरनेस में। 200%? सीएसके में ब्रांड एकदम सुटअप कर गई। और वहाँ से सेल्स कितना बढ़ा? सेल्स तो देखिए ऐसे देखा जाए तो 3 टाइम्स बढ़ गई। 3 टाइम्स? 2013 से 14 में आपने स्पॉन्सरशिप किया, ठीक है? 16-17 में 3 टाइम्स सेल्स हो गई। 3 टाइम, उसके बाद बढ़ती चली गई। आज हमारा 1441 करोड़ का टर्नओवर है इंडिया में सब। ओके, बढ़िया है सर। आगे बढ़ते। आप सुबह आपका दिन कैसे शुरुआत करते हैं? मतलब कि आपके दिन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है, जो आपको करनी पड़ेगी? योगा से क्या फ़ायदा सर आपको मिल रहा है? मैंने काफ़ी सुना है, मैंने भी बीच में ट्राई किया था, लेकिन आपको ऐसा क्या फ़ायदा हो रहा है कि योगा से? एंड व्हाई डू यू? योगा से क्या होता है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, शुगर भी लेवल पे रहती है, बॉडी भी फिट रहती है और आदमी काम भी अच्छा कर पाता है। उससे आपको डायबिटीज में क्या फायदा हो रहा है? डायबिटीज बहुत कम रहती है योगा से। तो योगा में कौन सी एक्सरसाइज आप करते हो? सूर्य नमस्कार, बाकी जो जनरल यूट्यूब में देख के कर लेते हैं। बढ़िया सर।
अमित जी, आपको काम से बाहर क्या प्रेरित करता है? मतलब आपका कोई मेंटर है, आप कोई किताबें पढ़ते हो, या तो आपका एक कोई लाइफ एक्सपीरियंस है जो आपको प्रेरित करता है? मेरे को मेरे डैडी, मेरे फादर, उनकी मेहनत, उनको देख के मुझे एक प्रेरणा मिली है। उन्हीं को देख के हम आगे बढ़े। आपके फादर के बारे में अमित जी थोड़ा बता सकते हो? बिकॉज आप दोनों ने ये कंपनी चालू की थी ऑर्बिट, ठीक है, और ये आपने इनिशियल स्टेज पे कैसे चालू की थी आपके फादर के साथ? ये हमारे फादर के साथ 1990 में चालू की थी, चेन्नई के अंदर, जब हम जॉब वर्क पे काम चलाते थे ऑर्बिट के नाम से। वह दिल्ली से बना के बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसमें हमने क्लाइंट के साथ हमारा रिलेशन अच्छा बना, सेल आई मार्केट में। फिर बाद में धीरे धीरे इम्प्रूव मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी हमारी टॉप की रह करके लोगों को पसंद है। बढ़िया सर। तो फिर अगर ऑर्बिट नहीं चला रहे होते तो आप क्या चला रहे होते? फॉर एग्जाम्पल सोचे कि ऑर्बिट, अगर हम ऑर्बिट नहीं चला रहे थे तो मैं मेरे फादर के साथ, हम पहले एक टाइम में ट्यूबलाइट चौक फिटिंग आती थी 1990 में। अभी तो इलेक्ट्रिक एलईडी अभी आई है, अभी एलईडी आ गई है, पहले तो हम वही बिजनेस करते फादर के साथ। तो आपका वही जर्नी रहता अगर ऑर्बिट नहीं होता तो इलेक्ट्रिक शॉप का। तो अभी तक काफी सारे इनोवेशंस आ गए हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर आप इनोवेशंस एडेप्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट आ गई, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि एलईडी लाइट एडेप्ट करना जरूरी था? हाँ, तो हम लोग एलईडी का भी अपना मार्केट है, हमारा बिजनेस करते हैं हम लोग चेन्नई के अंदर। अभी ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं एलईडी का काम, तो चाइना से इंपोर्ट करके अपना पूरा चलता है। अभी ये इस नंबर लेके कर रहे हैं अभी एलईडी लाइटिंग। क्यों चाइना ही क्यों सर? सर पार्ट चाइना से ही आता है। चाइना सस्ता पड़ता है। हाँ, चाइना का रेट चीप एंड बेस्ट है क्वालिटी। सारी कंपनियां वहीं से आती है, कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है। सब पार्ट्स ला के यहाँ फिटिंग करते हैं बस। बाकी आता यहाँ पे असेंबल होता होगा। 95% सारा पार्ट्स चाइना से आते हैं। आपका मंतव्य क्या है अगर वही चीज़ हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करते होते, जैसे कि इंडिया में अभी स्टार्टअप इंडिया आ गया है, ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आ गया है। तो मेक इन इंडिया में जैसे भी चाइना के क्या तो ब्रैकेट्स वगैरह सब बन जाते हैं। जो एलईडी की चिप्स और एलईडी की जो लाइट होती है, आज तक इंडिया में सक्सेस नहीं है, इतनी क्वालिटी नहीं बना पाती जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है। नहीं, वो चाइनीज लोग ही आगे अपने किसी के साथ टाइप करके कर रहे हैं इस टाइम, और वो यहाँ पे सक्सेस नहीं है। नहीं है, सारा सामान चाइना का ही है, लेकिन बनता है इंडिया में ही है। सो कोई भी रॉ मटेरियल ले लो वो चाइना से ही आता है। क्यों आपको क्या लगता है चाइना के अंदर ये जो लाइट, ट्यूबलाइट के अंदर जो व्हाइट कलर की आप देखते हो ना, हल्की सी लाइट लगे ब्राइट, वो चाइना में ही मिलती है। अगर वही चीज अगर हमको इंडिया में मैन्युफैक्चर करनी होती है तो क्या पॉसिबिलिटी? वहीं से आती है, मैन्युफैक्चरिंग यही होती है, सारा सामान वहीं से आता है, रॉ मटेरियल सारा वहीं से रॉ मटेरियल वहीं से। तो चाइना एक ऐसा देश है जिसपे हमारा डिपेंडेंसी बहुत है। हाँ जी, हमारा देश ने पूरे वर्ल्ड में, अब कोई भी चाहे अमेरिका ले लो, मैं जापान भी घूम के आया, आपको मिलेगा मेड इन चाइना ही मिलता है वहाँ पे भी। सादा कहीं पे भी चले जाओ, क्यों उनकी कॉस्टिंग और रॉ मटेरियल अच्छी, ऐसा नहीं करके नहीं, क्वालिटी भी आती है। मुझे लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप्ड है कि हमारा जो उनका जो कॉस्टिंग है वो बहुत चीपर पड़ता है। वहाँ एक्चुअली वहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी में फट करके मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, वो चीज़ अपने इंडिया में नहीं होती। अब जैसे इंडिया के अंदर अब 20,000 पीस पर डे के अगर ट्यूबलाइट बनाने जाते हैं, वही चाइना वाले 70,000 बना लेते हैं उसी बजट में, सेम बजट में। हाँ, इतना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस आता है। क्या वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है, ऐसा है? लेबर कॉस्ट वहाँ पे वर्किंग फास्ट है, टेक्नोलॉजी वर्किंग फास्ट है। वहाँ का एक बेल्ट लगी होगी, एक आदमी रुका तो सारी बेल्ट रुक जाएगी। ओके, वो नहीं रुक नहीं सकती। अगर जैसे कि हमारा इंडिया का जो विजन है, ठीक है, मेक इन इंडिया, विकसित भारत 2047, ठीक है, तो हम compete कैसे कर सकते हैं बाकी सारे देशों से? नहीं, बाकी के आइटमों में जैसे लाइटिंग छोड़ के बाकी के आइटम में तो इंडिया में ही बनती है ना। बाकी तो काफ़ी आइटम जैसे केबल इंडस्ट्री ले लो, पूरा इंडिया का ही चलता है। मिडिल ईस्ट कंट्री पूरा इंडिया से ही माल जाता है। चाइना का रॉ मटेरियल यूज, चाइना का नहीं होता, वो इंडिया से ही यूज होता है। इंडिया से यूज होता है।
तो आपको क्या लगता है कि अगर केबल इंडस्ट्री 10 साल में इंडिया कहाँ पे रहेगी? केबल इंडस्ट्री तो इंडिया के 10 साल नहीं 50 साल भी हो आगे जाएगी, पीछे नहीं रहेगी। इसकी खपत कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। और यहाँ से केबल के एक्सपोर्ट्स में आपका क्या मंतव्य है? एक्सपोर्ट तो हम लोग भी करते हैं, हमारा भी काफ़ी जाता है, काफ़ी ड्यूक कैब वगैरह को माल देते हैं। मिडिल दुबई ड्यूक कैब है, यहाँ से बन के जाता है माल हमारे को। ओके। अभी बैरिन का भी हमने ऑर्डर लिया। कहाँ पे? कौन सा? बैरिन। बहरीन। ओके। तो यूजुअली मिडिल ईस्ट में आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा रह जाता है? नहीं, ज़्यादा नहीं जाता। मैं ऑर्डर ज़्यादा नहीं, मैं पूरा माल 10% ही देता हूँ, पूरा माल मैं इंडिया में ही देना पसंद करता हूँ। आपका मंतव्य ये कहता है कि इंडिया में ही हमारा इकोसिस्टम रहना चाहिए? हमारे इंडिया में डिमांड बहुत है। इंडिया में ही डिमांड इतना है? डिमांड बहुत है, सारी केबल इंडस्ट्री के पास फुर्सत नहीं है, इतनी डिमांड है आज की डेट में, जिनकी क्वालिटी है तो। ओके। बाकी लोकल क्वालिटी बनाते हैं तो उनकी लाइफ, जैसे हम केबल बनाते हैं, अभी हमारी एक केबल फिट होती है, मिनिमम 50 to 60 ईयर्स तक उस केबल को खराब नहीं होगी। सॉरी? 50 से 60 साल तक केबल खराब नहीं होगी हमारी। ये क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हो, 50 से साल तक का आप कमिटमेंट दे रहे हो? कोई भी अगर कस्टमर है आपका, एक बार फिट हो जाए तो खराब नहीं होगी, अगर ट्रिपल सही हो तो। ओके। अगर ट्रिपल लोकल डाल देंगे तो केबल क्या करेगी? तभी हम देख पा रहे हैं कि ऑर्बिट कहाँ से कहाँ आ गया। अगर जो क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो हम पीवीसी बनाते हैं ना, हम इसके अंदर रबराइज टाइप करके एनबीआर मटेरियल यूज करते हैं। ओके। जिससे क्या होता है, जैसे हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में उसकी क्वालिटी एक जैसी रहेगी, ना वो सॉफ्ट होगा ना हार्ड होगा, इससे उसकी लाइफ बढ़ती है। जैसे आप श्रीनगर चले जाओ, -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है, हाँ, तो इंडिया की केबल जाती है एकदम हार्ड हो जाती है। हम क्या करते हैं, रबर हल्की सी रबर मिलाते तो क्या सॉफ्ट रहेगी और लाइफ बढ़ेगी, क्रैक नहीं आएगी। सो हर एक टेम्परेचर के लिए आपने आपका जो पीवीसी है, हमने एक ही पीवीसी बनाई है, हर एक टेम्परेचर में काम करती है। हर एक टेम्परेचर में काम तो जैसे 45 to 85 डिग्री तक भी जाएगा तो वो केबल काम करेगी, -8 डिग्री जाएगा, 10 डिग्री जाएगा तो भी वही केबल काम करेगी, तो 2 केबल लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं कहाँ से सीख के आया था, चाइना से ही सीख के आया था। इंडिया में नहीं थे पहले केबल, अब बनना चालू हो गया इंडिया के अंदर। हाँ। ये चीज़ तो चाइना के अंदर कई जगह टेम्परेचर -8 भी होता है, 10 भी होता है। और चाइनीज लोग क्या करते हैं, उनकी केबल देखोगे तो एकदम फ्लेक्सिबल देखोगे ना, राउंड फ्लेक्सिबल रबराइज टाइप होगी। वो चीज़ सीख के मैंने यहाँ पे इंडिया में डेवलप की थी। अपने वही टेक्नोलॉजी आप इंडिया में लेके इंडिया आए में हैं। तो उसके बाद ही हमारा बिजनेस बहुत बड़ा। तो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की वजह से आपका बिजनेस इतना बूस्टअप हो गया? तो तब इंडिया में कोई लाया नहीं था ना, फर्स्ट हम लाए, जिसका जो चाहता। फिर तो उसके बाद तो 10 जने लेके आ जाते, जिसका एक बार चल जाता तो साथ पे चलते ही रहते ना। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी कितना चलना चाहिए? मतलब टेक्नोलॉजी से आपकी इंडस्ट्री या तो आपकी कंपनी में कितना इम्पैक्ट आया है? टेक्नोलॉजी से कोई हमारी इंडस्ट्री में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। जैसे कि आप चाइना से ये टेक्नोलॉजी आप सीख के आए, ठीक है, ये पीवीसी का, ठीक है, जैसे आपने बताया कि आपका जो सेल्स है वो शूटअप हो गया सिर्फ ये टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि और नई कितनी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए? आने वाले टाइम में पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन केबल इंडस्ट्री में ऐसे कोई टेक्नोलॉजी कोई बड़ा काम नहीं है। वही कॉपर होता है, कोई पीवीसी होती है, वही चलता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, इलेक्ट्रिकल वायर है, बननी तो एक ही है। ये कोई कंपाउंड तो है नहीं, चेंज हो जाएंगे। कार तो है नहीं जो इलेक्ट्रॉनिक बन जाएगी। नहीं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने ये पीवीसी का जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है, ठीक है, कम टेम्परेचर में भी चलता है, ज़्यादा टेम्परेचर में भी चलता है, ठीक है, ऐसा और कोई कंपोनेंट है जिसमें आप इसके केमिकल्स होते हैं, हाँ, जो जर्मनी से आते हैं, वो यूज़ होते हैं पीवीसी में? पीवीसी में जैसे हलवाई घी मिठाई बनाता है, वो कितना घी डालना है, क्या डालना है, तो उसकी मिठाई अच्छी लगती है। वैसे ये पीवीसी का फॉर्मूला है, सबका अपना अपना। और आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है एक पीवीसी का? हाँ जी, पीछे है हमारे यहाँ पीवीसी का अपना प्लांट है। कॉपर ड्राइंग प्लांट सारे हमारे न्यूयॉर्क के, जर्मनी के लगे हुए हैं, और वायर एक्सक्यूटर सारे हमारे इम्पोर्टेड लगे हुए हैं। उस हिसाब से क्वालिटी बनती है। ओके, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। तो जब आपके शुरुआत के दिन आप अगर याद करते हो तो वो समय कैसा था?
जब आपने ऑर्बिट चालू किया था। जब मेरी ख्वाहिश थी, हाँ मैंने 1992 में वायर का काम चालू किया था। 1990 से मेरे फादर के साथ था। तो फैक्ट वो बता रहा हूँ। तो मैं फिनोलेक्स को देखता था। फिनोलेक्स बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया के अंदर। तब मार्केट में देखते उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, सब चलते हैं, उनकी होर्डिंग्स भी देखता था। तो एक आदमी के अंदर की तमन्ना होती है ना, काश मुझे भी ऐसा बनना है, मेरा भी प्रोडक्ट हर एक कोई ले। वो सोच से, वो एम से मैंने काम किया था। और स्टार्टिंग से वैसे सोच के करो, उसकी क्वालिटी को मैं फॉलो करता था, फिनोलेक्स की क्वालिटी। हाउस वायरिंग की। तो मार्केट में मैं सोचता था इससे टॉप क्वालिटी हमें लानी है। तो अगर जब आप 90s की बात चल रही है, ठीक है, 90s में आपने ये सोचा था कि कि आपको भी ये लेवल तक पहुंचना है, ठीक है, तो आपका अगला कदम क्या था? मतलब ऑर्बिट चालू होने से पहले, ठीक है, आई थिंक कि आप ट्रेडिंग का काम करते, वो ट्यूबलाइट से उसका काम करते थे। ट्रेडिंग का काम करते थे। तो आपको क्या लगता है कि आपको यही फिनोलेक्स कंपनी से ही प्रेरणा मिली है? तो फिनोलेक्स कंपनी उस टाइम में मार्केट में जब ट्यूबलाइट चौक बेचता था, तो मैंने नया नया वायर का बिजनेस चालू किया था। तो सब लोग, हर एक काउंटर पे उसका प्रोडक्ट रहता था। मतलब कोई ऐसा काउंटर नहीं है कि उसके बगैर काउंटर नहीं चलता। तो मैंने भी सोचा था कि सारा एक टाइम में अपना भी टाइम आएगा कि हमारे बगैर साउथ के अंदर माल नहीं बिके। और आज आपको क्या लगता है, इतने साल हो गए, ठीक है, ऑर्बिट इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, और आपकी आई थिंक साउथ में सबसे ज़्यादा पोजीशनिंग है, तो आप कोई शॉप पे जाते हो, इलेक्ट्रिकल शॉप पे, आपको ऐसा दिखता है कि वहाँ पे ऑर्बिट्स के वायर हो? हाँ, मैं देखता हूँ रेगुलर एज अ कस्टमर। आपने कभी विजिट किया है? नहीं, मैंने विजिट नहीं करता, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ ऑन द वे सब काउंटर पे जमा के रखते हैं। सब जगह बोर्ड, अपने साउथ में देखोगे, तमिलनाडु के अंदर अपने बोर्ड रहेंगे, बेंगलोर, कर्नाटका, हाँ, साउथ में। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में भी चालू किया है, रायपुर चालू किया है, अहमदाबाद तो अभी कर ही रहे हैं हम लोग, फैक्ट्री है यहाँ पे, तो अपना भी काम चल ही रहा है यहाँ पे अहमदाबाद में। बाकी सब स्टेट में धीरे धीरे ला रहे हैं। दिल्ली में भी लाए, अभी ऑफिस किए हैं सारे, तो धीरे धीरे कर रहे हैं। और श्रीनगर हमारा बहुत माल जाता है। श्रीनगर? हाँ, श्रीनगर, इसी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। हाँ जी। तो आपका जो हेड ऑफिस है, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई में, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे अहमदाबाद में, गुजरात में, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ का पानी बहुत अच्छा है गुजरात का। दूसरा यहाँ पे पोर्ट पास में, ओके, पोर्ट पास में कॉपर यूनिट सारे पास में, जो रॉड बनाते हैं कॉपर की। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी है, गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा है, और यूनिट भी बहुत कम है यहाँ पे। 6 रुपीज़ 60 पैसा आता है। अदर स्टेट में आप कहीं पे भी चले जाओ, 9 रुपीज़ 50 पैसे के नीचे यूनिट नहीं है। मेन तो क्या, पावर का बिलों का चक्कर है। बिजली के बिल यहाँ पे कम आते हैं। जैसा भी मेरा 60-70 लाख का बिल आता है यहाँ हर महीने। हाँ, और अदर स्टेट जाऊँगा तो 1 करोड़ का बिल आता है। मेरा 30-40 लाख रुपये तो यही बच जाता है। और दूसरा क्या, इनकम टैक्स यहाँ 15% है। गुजरात में इनकम टैक्स 15%? 2019 से 24 के बीच में गवर्नमेंट ने यहाँ पे 15% इनकम टैक्स की छूट दी थी। हाँ, 24 के बाद हटा दिया है, तो वो बेनिफिट मुझे मिल रहा है। तो वो आपको 10 साल का, 11 साल का एक बेनिफिट मिल गया है 15% स्लैब पे। अभी तो कंटिन्यू है, अभी भी कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू रहेगा। गवर्नमेंट ने स्कीम कंटिन्यू रखी है। लेकिन 24 के बाद जो यूनिट डालेगा उसके लिए नहीं है। ओके, पहली बात आपने बोली पानी की, ठीक है, पानी में क्या डिफरेंस आपका? कहाँ पे पानी यूज होता है, मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग? हमारे ड्राइंग प्लांट पे, वायर प्लांट में, सब जगह पानी यूज होता है। सब जगह पानी यूज होता है। और डिफरेंस क्या है, मतलब वहाँ वो स्टेट में और ये दूसरे, जैसे अभी हम साउथ में लगाते हैं ना ड्राइंग प्लांट, तो कॉपर का कलर चेंज हो जाता है, ब्लैक शेड आ जाता है। यहाँ पे पिंक शेड आता है। ओके, तो इसके लिए आपको पिंक शेड चाहिए रहता है? नहीं, कॉपर कभी भी पिंक शेड, अभी पुणे में दूसरी कंपनी का तो पिंक शेड आएगा। ओके, अगर ये आप साउथ में लगाओगे तो कॉपर का हल्का सा ब्लैक शेड आ जाएगा कॉपर। उससे डिफरेंस क्या होगा, मतलब क्या फर्क कस्टमर अभी देखते हैं ना, तो उसको, अब एक सोना आप खरीदने जाओगे, चमक रहेगा तो आप बोलोगे, अगर डल रहेगा तो बोलोगे माल अच्छा नहीं है। बस वही दिक्कत है। तो मोस्टली केबल इंडस्ट्री जो भी हैं गुजरात में ही है ज्यादातर। गुजरात इज एपिसेंटर ऑफ केबल इंडस्ट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है तो आप गुजरात। कॉस्टिंग भी सस्ती है यहाँ पे।
कॉस्टिंग इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। इलेक्ट्रिसिटी से पूरा रेक्सिन केमिकल सारे यहीं मिलते हैं, और पूरे इंडिया के अंदर मैं आज भी बोलता हूँ टॉप मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चर को मजा है ये गुजरात में, बाकी कहीं पे भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इजी है, लेकिन यहाँ पे केबल की भी खपत बहुत है, तो इंडस्ट्रिया बहुत है, हमारा तो प्रोडक्ट इसी टाइप का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे। गवर्नमेंट भी अच्छा है, मतलब खिचखिच भेजामारी नहीं है। अदर स्टेट में ये लेबर यूनियन बाजी वो सब बहुत झंझट है, यहाँ पे नहीं है चीज़। मेरे पास भी 450 पीपल काम कर रहे हैं इस टाइम ये प्लांट में। हाँ, इस वाले प्लांट उधर का अलग है इसका। तो ऐसा नहीं है कि हमको आज तक इनसे कोई प्रॉब्लम, सारे अच्छे लोग। इवन लेबर्स आर सपोर्टिंग। साउथ में लेबर नहीं मिलती, लेबर की बड़ी प्रॉब्लम है। सो गुजरात इज मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग। सो गुजरात कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ, राइट नाउ गुजरात सेकंड नंबर पे आ रहा है। कुछ साल में ना 2-4 साल में नंबर 1 पे आ जाएगा ये, जिस स्पीड से बढ़ रहा है। हाँ, इफ द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव, ठीक है। नहीं, यहाँ के गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट है बहुत फ्रेंडली है। कोई भी डिपार्टमेंट ले लो गवर्नमेंट, हाँ, कोई तंग नहीं करते यहाँ। और खुद दूसरे स्टेट में जाओगे तो आपको वो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम खुश नहीं है। आपको कितना टाइम लगा यहाँ पे? अगर आपने जब मैन्युफैक्चरिंग मैंने इसको लगाया था 2018 से 19 में, कोरोना आ गया, 20 में मैन्युफैक्चरिंग चालू की थी, 2019 में ये प्लांट लगाया था मैंने। और जो कंप्लायंसेस है, आपको अप्रूवल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जो चाहिए होते हैं, वो कितने टाइम में मिला आपको? मेरे को 2021-22 तक सारे अप्रूवल मिल गए थे। 21-22 तक। और चालू कब किया था आपने? ये तो एक्चुअली मेरा तो एग्जिस्टिंग काम है ना। हाँ, ये तो अभी इसके पहले मेरा हरिद्वार में प्लांट था, सिटकुल हरिद्वार उत्तराखंड में प्लांट था ना मेरा। हाँ। फिर वहां से आपने पूरा शिफ्ट यहाँ पे। पूरा यहाँ शिफ्ट किया। हमने कॉस्टिंग देखी ना, 3.5% का सिर्फ 3.5% जो कॉस्टिंग कम है, उसकी वजह से आप गुजरात में आ गए। हाँ, तो कितना 1400 करोड़ का टर्नओवर, 3.5% कितना फर्क होता है? काफी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके पिताजी के साथ आपने बहुत खास रिलेशन आपके रहे, ठीक है। तो शुरुआत के वर्षों में आपने जो निर्णय लिए और आप आज जो निर्णय ले रहे हो, जो डिसीजंस आप पहले लेते थे और आज ले रहे हो, ठीक है, तो उसका अंतर क्या है? जो पहले निर्णय लेते थे पहले के हिसाब से लेते थे, जैसे पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, अब जो आई है एडवांस टेक्नोलॉजी आई है मशीनों में, तो मशीन हम जो पुरानी मशीनें थी वो हरिद्वार पूरी डिस्ट्रॉय कर दी हमने और सारी नई मशीनें लगाई। इससे 3 टाइम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई ना। और डिसीजन लेने में आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम रहता है, आपने डिसीजन ले लिया, ठीक है, और जो एग्जीक्यूशन टाइम लेता है, तो पहले के टाइम पे और आज के टाइम पे वो कितना लेता है? नहीं, मेरा क्या है, मैं डिसीजन एक दिन में समझ के ले लिया तो एक ही दिन में ले लूँगा, नहीं लिया तो फिर नहीं लूँगा, पेंडिंग ही पड़ा रहेगा। ओके, जो मतलब प्रायोरिटी है आप उनका डिसीजन ले लोगे, और वही चीज़ वही चीज़ आप पहले भी होता था। 90s की बात है ये, 1995 जब कंपनी चालू की थी, तो हमारे पास इतना बिजनेस भी नहीं था उस टाइम, फिर अपने हिसाब से चलते थे। जैसे जैसे आदमी के पास सेहत बढ़ती है, फिर इनकम होती है, तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। आज अमित जी ऑर्बिट बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो आपको ये कौन सा पल लगा कि जहाँ पे आपको लगा कि ये एक टर्निंग पॉइंट है ऑर्बिट के लिए, ठीक है, या तो आपकी कंपनी ने ऐसा डिसीजन लिया हो जहाँ पे आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत बढ़ गई? जैसे 2014 में CSK चेन्नई सुपर किंग स्पॉन्सर करने से मेरे को लगा था कि क्रिकेट में ऐड देंगे, इससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। आपका क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रहा होगा इसके लिए? नहीं, क्रिकेट में है क्या, मेरा इंटरेस्ट तो है क्रिकेट में, नहीं करके नहीं। मैं पहले खुद भी खेलता था क्रिकेट, अच्छा लगता था, नहीं करके नहीं। लेकिन क्या है, मैंने एक चीज़ देखी, जो IPL चलता है, हाँ, 90% पब्लिक उसको देखती है आज की डेट में इंडिया में। उससे ब्रांड वैल्यू फट करके शूटअप हो जाती है, लोगों की नज़रों में आ जाती है।
बीइंग एन यू नो कि आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है, तो आपने एक होम टाउन को भी, होम टाउन हाँ। टीम को भी एक आपने सपोर्ट किया है। वही चेन्नई से लगे, चेन्नई में ही अच्छा रिजल्ट। जैसे हमारी पहले बात हुई कि जैसे आपने यू नो ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए एक स्पॉन्सरशिप आपने स्पॉन्सर की चेन्नई सुपर किंग्स को, ठीक है, तो आपका सेल्स में क्या अफेक्ट आया उसकी वजह से? मैं पता है आपको, मेरे जैसे चेन्नई सुपर किंग करने के बाद जैसे 2014 के करने का 15-16 हमारी सेल 3 टाइम पट 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 करके बढ़ती चली गई। तो पहले आपका सेल्स कितना था और फिर ब्रांडिंग के बाद? पहले जैसे हमारा 2014 में सेल था, साल का टर्नओवर 30 से 35 करोड़ का था 2014 में। हाँ, और जैसे ऐड करने के बाद सीधा 100 करोड़ टच कर गई। 3 times, which is a great achievement, I think. Right? तब क्या आईपीएल में एड्स देने वाले बहुत कम टीम थी, कॉस्ट कटिंग कम थी सीएसके के। आज वही रेटें बहुत बढ़ गई हैं, 10 टाइम रेटें भी तो बढ़ गई ना आईपीएल। आपका कोई प्लान है आगे स्पॉन्सरशिप करने का? है मेरा नेक्स्ट, मेरे लड़के का विषय ने नेक्स्ट हमारा बात चल रही है मुंबई इंडियंस से। नाइस। आगे बढ़ते हैं अमित जी कि अगर काफ़ी सारी इंडस्ट्री है, ठीक है, नॉट सिर्फ केबल इंडस्ट्री नहीं, काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में यू नो काफ़ी सोच रही है, ठीक है, वो लोग वो ट्रेंड में चल रहे हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हो, जहाँ पे नेट जीरो एमिशन हो, ठीक है। आपका क्या मंतव्य है कि सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपका कोई प्लान है सस्टेनेबल जोन में जाने के लिए? जैसे अभी हमारा प्लान है सोलर केबल, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। सोलर केबल? हाँ, जैसे फायर सर्विलेंस केबल, एफएससी केबल, जब मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है तो उसमें फायर सर्विलेंस केबल लगती है। जो फायर आग लगाओगे तो आपको आग लगेगी नहीं, केबल में आग नहीं लगेगी, उसको बोलते हैं फायर सर्विलेंस केबल, एफएससी। वो हम बना रहे हैं, सोलर बना रहे हैं। जैसे इंटरनेट के लिए कैट 6 बना रहे हैं, कैट 6 कम्युनिकेशन के लिए भी आपका केबल्स बन रहा है। ओके। जैसे सिग्नलिंग केबल, ब्रेडेड, सील्डेड, और वो सब हम बना ही रहे हैं। वो आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 to 5 years में आपका क्या विजन है इन रिगार्ड्स टू सोलर केबल? आपको क्या लगता है कि व्हाट इज नेक्स्ट? अभी हमारा लग रहा है हाई टेंशन केबल। हम लोग 133 kV का प्लांट लगा रहे हैं, हाई टेंशन, HT बोलते हैं, HT केबल, जो अंदर जमीनों में चलती है। हाँ। उसका हमारा भी प्लांट लग रहा है। वो दूसरा प्लांट बन रहा है? हाँ, दूसरा प्लांट हमारा वहाँ बन रहा है स्पेसिफिकली फॉर हाई टेंशन। तो ये आपका 3 से 5 साल का प्लान है कि नहीं? ये अभी हमारे 1 year में आ जाएगा, 1.5 year में। इसका दूसरा हम लगा रहे हैं एरियल बंच केबल, जो ओवरहेड चलती है ना, अभी एकदम ओपन वायर चलती है एल्युमिनियम। हाँ, इसको अभी इंसुलेशन करके वो हम बना रहे हैं। अभी तक तो कोई इंसुलेशन वाले मैंने ऊपर वायर नहीं देखे। अभी चालू हो जाएंगे नेक्स्ट, जितने भी गवर्नमेंट सारी चेंज कर रही है वो। और उसका रीजन क्या होगा कि ये जैसे कोई पक्षी वक्षी कुछ बैठते, पहले कोई ओपन वायर, कोई भी वायर डाल लेते, वो सब खत्म हो जाएगा। ओके। जैसे कि 3 से 5 साल की हमने बात की, ठीक है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो आपके विजन में या तो फिर आपके ध्यान में है कि ये तो करना ही है और इसका ही फ्यूचर है, जो मतलब 10-15 साल तक उसको वो चलता ही रहे? ऐसे तो केबल तो ये तो ऑलवेज 50 साल भी चलेगी। ये केबल है, ये तो रुकने वाली नहीं है। तो आजकल बिजली है, करंट है, कोई हाथ तो दे रुकने नहीं वाला। हाँ, तो वायर तो कभी बंद होने वाली नहीं है। सो ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं केबल में जो स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड है वही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स ही है, उसमें कुछ नया कोई अलग से कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला। आया बोल नहीं सकते नहीं आने वाला, कभी भी हो आ भी सकता है। टेक्नोलॉजी है, कुछ आ जाए और इसके अलावा कुछ आ जाए, अपन कैसे बोल सकते हैं? अब फिलहाल तो अभी कुछ नहीं दिख रही। अभी कुछ नहीं है। आपने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है, हाँ ठीक है, बहुत मतलब कि ये जो कंपनी आप जो लेवल पे आप लेके आए हो, ठीक है, वो कुछ आसान चीज़ तो है नहीं। आपने बहुत कड़ी मेहनत की है कि आप ये लेवल तक लेके आए हो, ठीक है, आपने इतना सेल्स किया है, इतना अपने रेवेन्यू हर साल आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। हमने सुना है कि आपके बेटे भी यही बिजनेस में। हाँ, अभी गोविंद अग्रवाल मेरे सन, जो अभी पढ़ाई करके 2 साल से मेरे साथ ही ज्वाइंट हुए हैं, वो भी अच्छा बिजनेस कर रहा है, पूरा मार्केटिंग ही देख रहा है, पूरा मार्केटिंग वही हैंडल कर वही कर रहा है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप अपने फादर से कुछ सीख रहे हो, आपको ऐसा कुछ उनको लेगेसी में देना है कि आपको लगे कि वो आगे और बढ़ सके?
और ऑर्बिट को और आगे ले जा सके? फिलहाल तो वो कर रहा है मार्केटिंग, धीरे धीरे सीख जाएगा। तो उन्होंने मार्केटिंग से चालू किया। हाँ, और मार्केटिंग पूरा से। मार्केटिंग के ब्रांडिंग और विजिबिलिटी कैसे लेके आना है वो पूरा आइडिया उसका है। इसलिए आपने बोला कि आपके बेटे से बात करनी पड़ेगी। सही है। अमित जी, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अमित जी, कोई ऐसी सीख है जो आपके पिताजी ने आपको सिखाए हो और जो आप सब एंटरप्रेन्योर, जो अभी जितने भी नए नए एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं या तो फिर आपके बेटे, जिनको आप पास ऑन करना चाहते हो? हमने हमारे पिताजी से एक ही चीज़ सीखी है, मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम किया हमेशा आदमी सक्सेस हुआ है। वही हम अपने आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहते हैं। मेहनत और ईमानदारी से जो भी काम करे आदमी सक्सेस होना है। यही प्रिंसिपल है सक्सेसफुल का, सक्सेस होने का, कि एक मेहनत और एक ईमानदारी। इससे ही कोई भी, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर हो, जो भी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया या तो फिर कोई भी जॉब कर रहा हो, ठीक है, वो उनसे ही आगे बढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल से ही आप आगे बढ़े हो। हाँ जी। और यही चीज आप सबको पास ऑन करना चाहते हो। हाँ जी। जब ऑर्बिट आपने चालू किया, आपने जब उसका बेस रखा, ठीक है, 1990s में, तब आप कंपेयर करो सप्लाई चेन या तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स। सप्लाई चेन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, विल टेक ट्रांसपोर्टेशन। तब का सप्लाई चेन का व्यू क्या था और आज का व्यू क्या है? और तभी आपने अपने पिताजी के साथ मिलकर आपने क्या, कैसे वो सॉल्व किया था, और आज सप्लाई चेन का सिनेरियो कैसा है? एक चीज बता, जैसे हमारे पिताजी के साथ देखा था, हम क्या कॉस्ट कटिंग देखते थे, कहाँ पे कॉस्ट कम हो सकते हैं, उससे अपना मार्जिन भी बढ़ता। हम आगे माल भी सबसे पास ऑन कर सकते हैं मार्जिन। और जो जैसे पहले भी ट्रांसपोर्ट भी वैसी होती है, अभी भी वही चलती है। ट्रांसपोर्ट में कोई ऐसा फर्क आया नहीं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन में कोई फर्क नहीं आया। वही ट्रांसपोर्ट, वही सेम सिस्टम होता है। कॉस्टिंग बढ़ गई, पहले जो आइटम 2 रुपये की थी अब 6 रुपये की आती है। सप्लाई चेन में ऐसा आपको लगता नहीं है कि, लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन में आपको ऐसा लगता नहीं है कि काफी सारे चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में? फॉर एग्जांपल, पहले जीपीएस सिस्टम नहीं होता था, कब ट्रैकिंग सिस्टम कब आएगा, 7 दिन में आएगा, 6 दिन में। अब आपको ऑन द स्पॉट अपने मोबाइल में पता चलता था आपका ट्रांसपोर्ट कब माल उतरा, कब आएगा, कब मिल जाएगा। उससे क्या फायदा हुआ आपको? फायदा क्या होता है, जैसे हमको एक आइडिया लग जाता है। इतना तो मैं देखता नहीं हूँ, ट्रांसपोर्ट का काम टीम देखती है। हर एक चीज अपन देख नहीं सकते। हाँ, उससे हमें मालूम पड़ जाता, डिलीवरी शेड्यूल मालूम पड़ जाते हैं कहाँ पे होते हैं। उससे आपको डेली शेड्यूल पता चलेगा, डिलीवरी शेड्यूल मालूम पड़ जाता है, कब मिलेगा हमारा। उससे कस्टमर्स के तरफ से कोई फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक की हाँ डिलीवरी, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कोई ट्रांसपोर्टेशन से आपने केबल्स भेजे कोई कस्टमर को, ठीक है, और कस्टमर को आपने बोल दिया कि इतने दिन में पहुंचने वाला है, ठीक है, तो आपको पता तो चलेगा कि, क्योंकि अभी ट्रैकिंग सिस्टम आ गया है। ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है ना, ट्रैकिंग सिस्टम से आपको ये तो पता चलेगा कि जो भी प्रोडक्ट आप डिलीवरी कर रहे हो कितने टाइम में पहुंचेगा। तो जो कस्टमर है उनको भी ये पता चलेगा कि ये टाइम पे मेरा डिलीवरी हो जाएगा। हम उनको ट्रैकिंग नंबर दे देते हैं। आजकल तो सारे कोड आते हैं, स्कैनर आते हैं, वो भेज देते हैं, वो अपने आप ट्रैक कर लेते हैं, वो खुद ट्रैक कर लेते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग सिस्टम जब पहले नहीं था तब क्या होता था? तो वैसे ही चलता था और क्या नहीं था। शेड्यूल पे टाइम कभी 2 दिन आगे पीछे होता था हमारा। और कस्टमर तब ऐसा नहीं हुआ कि कस्टमर ने कोई कंप्लेन की कि नहीं, हम ऐसा हमारे ये इंडस्ट्री में अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं हुआ? हमारे को तो नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।